मीनू कि मीनू जी, खर्ग आइलैंड इतना बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बड़े तरीके से बताया है कि देखिए आज हमने बिल्कुल ओब्लिटरेट कर दिया उनके मिलिट्री टारगेट्स। भारत के लिए किस तरीके का खतरा है? क्योंकि अगर तेल का प्रोडक्शन ही वहां पर तहस नहस हो जाता है, जबकि सब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के लिए ये कितने डरने या कांपने वाली बात है? और क्या वाकई में जो एक हिंदी का हम बोलते हैं मुहावरा की चूल्हे हिल गई मोदी सरकार की, क्या खर्ग आइलैंड का जो हमला है वो क्या वाकई में चूल्हे हिला सकता है मोदी सरकार की? जी देखिए, खर्ग आइलैंड का जो मेरी समझ है, वो आइलैंड जो है ईरान जिसका कि वो आइलैंड है जहां पे उनका 90% जहां से क्रूड एक्सपोर्ट होता है, उनके लिए तो निसंदेह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब शायद अर्थव्यवस्था जो उनकी चल रही है उसकी रीढ़ है वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक से इंडिया को कोई ऑयल एंड गैस सप्लाई पे उतना भारी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा ऑयल या गैस जो है ईरान से नहीं आता है, हमारा डिवाइड हुआ है डिफरेंट गल्फ कंट्रीज के बीच में से। सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत हम लोग बिल्कुल ही ऐसे हेल्पलेस हो जाएं कि अब क्या होगा खर्ग आइलैंड पे ये हो गया है। तो ये तो रही आपकी एक बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जैसे खर्ग आइलैंड की बात तीसरा या चौथा दिन था जब से खर्ग आइलैंड चर्चा में है कि इसके ऊपर निशाना क्यों नहीं बनाया है अमेरिका ने, और या बनाने वाला है। उसके बाद आने लगी कि अब खर्ग आइलैंड का नंबर है, खर्ग आइलैंड का नंबर है। मेरा एक सवाल है कि क्या इतना क्रूशियल, इतना उनको स्ट्रेटेजिकली उनके लिए इतना महत्वपूर्ण आइलैंड जहां से उनका सारी इकोनॉमी की रीढ़ हड्डी टिकी हुई है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कुछ नहीं की थी ईरान ने वहां पे? क्या वहां के डिफेंस सिस्टम में, जानना चाहूंगी जो वास्तव में गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स और जो बिल्कुल पूरी नजर रखे हुए हैं, कि क्या उनका डिफेंस सिस्टम वहां बिल्कुल नाकाम रहा? कि वहां उनको पता था कि अटैक होने वाले हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, और उसके बावजूद इससे भी महत्वपूर्ण तीसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है दावा किया है उन्होंने खर्ग आइलैंड पे हमने हमले किए हैं, भयानक किए हैं, ये है वो है, लेकिन पिक्चर्स कोई नहीं आई अभी तक डिस्ट्रक्शन की, अमेरिका की भी नहीं आई। अदरवाइज तो इतना भारी हमला कि जब आपने वहां की सारे मिलिट्री बेसिस को उनके तबाह कर दिया है, तो वो कुछ पिक्चर, एक आध पिक्चर तो रिलीज करते अमेरिका वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला तो जोरदार हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको रिबट कर दिया है, उसको रिपल्स कर दिया है, मतलब वो करा उन्होंने हमला, मिसाइल्स आई लेकिन उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब इसमें कोई और अंदरूनी खबर डिटेल्स हैं वो आए, आई डोंट नो, हो सकता है डिटेल्स अभी एक्स पे आ चुकी हो जब तक की मैं बोल रही हूँ। तो आई वुड लाइक टू सी दोज पिक्चर्स कि अप टू व्हाट एक्सटेंट। देखिए सारी पिक्चर्स इमीडिएट रिलीज हो जाती हैं कि देखिए वो बुर्ज खलीफा के 5वें मंजिल पे लग गया है, वो फला होटल की 3री मंजिल पे वहां बहरीन का उनका अमेरिकन बेस पे लपटें उठ रही हैं, सब आती है, इमीडिएट आ जाती हैं पिक्चर्स। लेकिन काफी समय हो गया है, 10-12 घंटे हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे अटैक को, लेकिन अभी तक पिक्चर्स कोई नहीं आई हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अटैक तो जोरदार किया है, लेकिन नुकसान शायद नहीं पहुंचा। मुझे लगता नहीं है कि इतनी बेवकूफी ईरान ने की होगी कि अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया होगा आपने उस इलाके को। उसमें चाहे डिफेंस बेस के ऊपर भी हमला हो, लेकिन एक जो होता है ना कि उसका डोमिनो इफेक्ट तो पूरे इलाके के ऊपर जाता है, और तेल जैसा सेंसिटिव जहां पे मिनरल इकट्ठा हो रखा हो। तो ये मेरी एक ये कहना था इसमें। ये जब तक पिक्चर्स आ जाए तो शायद और कंफर्मेशन हो, और अगर ये बढ़ता है इस तरीके से, उसके जवाब में जो ईरान ने कहा है कि हम जो आपके इंस्टॉलेशंस हैं गल्फ कंट्रीज में उनको तबाह करेंगे, तो देखिए ये लड़ाई अगर ये टू एंड फ्रो चलता रहा ना, बमबारी, तो ये लड़ाई बढ़ेगी। और मुझे तो खतरा अब ये लग रहा है कि कहीं डेस्परेशन में आके अमेरिका जो है किसी ईरान के किसी आइसोलेटेड से इलाके में, हो सके कहीं डेजर्ट का इलाका हो या कुछ हो, पता चला वहां छोटा मोटा न्यूक छोड़ दिया डराने के लिए, ताकि बस आप खत्म करो इसको। ऑब्वियसली वो तो एक ऐसा ये होगा। मीनू जी, इस बीच में क्योंकि आप ये एक शंका जता रही हैं, तो इसी शंका के आधार पर जो खबरें इस समय फ्लोट हो रही हैं, मैं इसको पुष्टि नहीं कर रही हूँ, पब्लिक इंडिया के दर्शक जो हमारा कार्यक्रम कई लोग देख रहे हैं इस समय, उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस समय ऑलरेडी सोशल मीडिया पर और न्यूज वेबसाइट्स पर खबरें आने लगी हैं कि शायद नेतन्याहू मार दिए गए हैं। मुज्तबा खामेनाई के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि
नेतन्याहू हैज बीन किल्ड, लेकिन मैं अपने आप को रेस्ट्रेन करूंगी इस तरीके की खबरें क्योंकि प्रोपेगेंडा के तरफ से आती हैं। लेकिन जो क्रेमलिन ने जो एक ट्वीट किया है उसको मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखा सकूं क्योंकि वह ट्वीट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। मैं कोशिश करूंगी, अगर प्रिया बैक स्टेज में है तो अगर आप इस ट्वीट को दिखा सकें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ले माई हैंड्स ऑन दिस ट्वीट जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इजराइल की तरफ से आया है, एंड आई एम जस्ट रीडिंग दैट। 1 मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस। हाँ, उन्होंने लिखा है, सॉरी, क्रेमलिन का ट्वीट है और क्रेमलिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ट्वीट को लेते हुए ट्वीट किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ऑफिस से ये था, official statement from prime minister's office, rumors circulating on social media about PM Benjamin Netanyahu's status are unconfirmed। मैं इसको अपने कार्यक्रम में ये मान रही हूं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल ने कहा है कि वो अनकंफर्म्ड है। We urge citizens to rely on verified updates. Efforts are underway to establish contact, यानी कि नेतन्याहू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री से। PM Netanyahu remains committed to Israel's security। ये 13 मार्च 9:42 9:42 PM का ट्वीट है और 13 मार्च का जब से ये चल रहा है। और उस पर क्रेमलिन ने एक पोस्ट किया है। Moments ago, the office of Israeli Prime Minister Netanyahu posted and deleted below the post, there is no way his office is trying to make contact to a dead man. They are buying time to either launch a nuclear retaliation or no action at all. Iran possibly killed Netanyahu, possibly, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरीके की खबरें भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जी मीनू जी, ये बस आपने क्योंकि अटकलों के बारे में बात किया तो मैंने सोचा कि इसको व्यूअर्स को बता देना चाहिए कि इसको लेकर भी अब नजर बनानी पड़ेगी कि वहां से क्या खबर आ रही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, युद्ध विशेषज्ञ उन छोटी खबर को ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत वाइड होता है और हमारे जैसे लोग कुछ और चीजें खोज रहे होते हैं उसमें। तो वो चीज हमको लगता है कि फोटोज आना चाहिए। जो खर्ग आइलैंड में जो नुकसान हुआ है, जल रही है चीजें या जो भी बेस डिस्ट्रॉय हो गए, इमीडिएट रिलीज करना चाहिए था उनको। इसमें आपने नेतन्याहू की बात की, देखिए ये तो जो कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर, पता नहीं क्या क्या झूठ सच है, वी कांट कंफर्म। आप बार बार कह रही हैं कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसमें एक सवाल मेरी तरफ से भी है, मैंने हालांकि उठाया नहीं इसको सोशल मीडिया पे। देखिए, अभी तक जो खमेनाई है उनका फ्यूनरल नहीं हुआ है। उनके साथ जो मारे गए जो मिलिट्री लीडर्स थे वो 40 हैं शायद, उनका सबका फ्यूनरल हो गया है जिसमें कि बहुत भारी तादाद में लोग भीड़ उमड़ी थी। तो खमेनाई का फ्यूनरल क्यों नहीं हुआ है अभी? क्या कुछ ऐसी रवायत है कि कुछ टाइम के बाद होगा, महीने भर बाद होगा, 10 दिन बाद होगा? मतलब क्योंकि क्या होता है, ये भी हो सकता है कि फ्यूनरल हो गया हो लेकिन ये खबरें बाहर निकली ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि देखिए 40 जो मिलिट्री लीडर्स का उन्होंने फ्यूनरल ओपनली किया क्योंकि वो तो पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहते हैं ना कि पब्लिक के भावनात्मक उबाल आए। तो 40 लीडर्स में इतना भावनात्मक उबाल पब्लिक में आया तो क्या जो उनके खमनेई है, जो उनके लीडर है, धर्मगुरु भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है, तो उनके फ्यूनरल में तो वो तो और ज्यादा उसको पब्लिक को इमोशनली चार्ज करना चाहेंगे इस बहाने से। तो मेरा ये कहना है कि खमेनेई जिंदा है या किस हाल में है अगर जिंदा है तो, और फ्यूनरल क्यों नहीं हुआ अभी तक? मतलब काफी दिन हो गए हैं, इतना टाइम एक युद्ध के मौके पे, और जहां पे ये लोग बार बार जो इंटेलिजेंस इतनी सटीक चल रही है कि कौन से रूम में कहाँ कौन सी विंडो के पास बैठा है लीडर और वहीं पे मारा जा रहा है, तो उसमें बचा के रखना थोड़ा सा उसकी बात है दिक्कत। ये तो खैर हम लोग सवाल उठते हैं तो इसलिए हम लोग भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और इससे पता भी चलता है, चीजों को दिशा भी मिलती है। कुछ लोग हो सकता है दर्शक खोज के बताएं, कुछ हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं वो बताएं कुछ इसके बारे में। तीसरी बात यह है कि ये जो अभी कल भी एक बहरीन ने जो यूएन काउंसिल में प्रपोजल लाया कंडेम करने के लिए जो अटैक्स हुए हैं नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, इंडिया ने फिर विपक्ष में, मतलब उस प्रपोजल के फेवर में वोट किया, उसके पक्ष में मतदान किया है इंडिया ने। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिया का जो है, हम लोग अपने जो स्टैंड है हमारा कि हम वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड इजराइल एंड यूएस, जो लोग वो लोग कर रहे हैं हम उनके साथ में हैं। रही बात ये जो युआन में पेमेंट की बात है कि युआन का पेमेंट जो करेंगे कंट्रीज, उनके शिप्स को छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए इंडिया जैसा जो कंट्री है
वो तो जिस क्राइसिस को सामने खड़ा है, मोदी जी की इमेज को टार्निश करने के लिए, मोदी जी की इमेज टार्निश हो जाएगी अगर ये यहाँ पे काम धंधे और घर बंद हो गए गैस की कमी से, तो उसमें इंडिया किसी भी कीमत पे युआन में पेमेंट करके अपने जो 24 शिप्स बता रहे हैं वहां पे स्ट्रैंडेड है, उनको किसी ना किसी कीमत पे वो जरूर छुटवाएगा, क्योंकि युआन में पेमेंट करना आई थिंक इज ए इजियर, मतलब एक सस्ता है उनके लिए, एक बहुत सस्ता सौदा है, ऐसा महंगा सौदा नहीं है, तो प्रोबेबली वो छुटवाना चाहेंगे। हाँ, पैसा दे के छुटवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक आ जाएगा, देखिए 56 इंची ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, सब एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं, इंडिया से डर गया ईरान, तो ये होगा जी।